नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली 30 में। 12 जून आज की तारीख, दिन शनिवार। विज्ञान का आज का टर्म, विज्ञान में यांत्रिकी चैप्टर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मापक हम देख चुके हैं। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक ऐसा समय आएगा कि आपके पास लगभग हर टॉपिक पे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उन पर कुछ ना कुछ ऐसा सटीक नोट्स होगा, ऐसा नॉलेज होगा, ऐसा डिस्कशन होगा, ऐसा टेस्ट आपके पास होगा कि आप उन सब प्रश्नों को कर पाएंगे। कल का सेशन मैंने रास्ते से लिया, कम समय में लिया। कई लोगों ने मैसेज किया, बड़ा मजेदार था क्योंकि कम समय में हो गया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कहिए तो मैं खाली क्वेश्चन आंसर बताते चलूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरा उद्देश्य है आप लोगों को समझाना और सेलेक्ट होते देखना। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि वैसे ही सेशन लो। घर्षण बल के कारण संभव हो पाता है। ये जो चैप्टर है, इसमें मैं मिसलेनियस क्वेश्चन ऊपर नीचे डाल रहा हूं क्योंकि हर तरफ दिमाग आपका चले। सीक्वेंस ब्रेक भी करके मैं चलूं तब भी चले। घर्षण बल के कारण संभव हो पाता है मनुष्य सीधा खड़ा रह पाना, मनुष्य का यहाँ पर होगा, सड़कों पर पहिए का न फिसलना, और पट्टे का मोटर के पहिए पर घूमना। मनुष्य का यहाँ पर होगा, मनुष्य का सीधा खड़ा रह पाना। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो घर्षण बल होता है, जब कोई वस्तु किसी तल पर फिसलती है तो उसकी गति की विपरीत दिशा में लगता है। वैसे तो ये नेगेटिव होता है, लेकिन अगर घर्षण बल नहीं होगा तो चिकनाहट बहुत बढ़ जाएगी। आप और हम सही से चल नहीं पाएंगे, फिसल जाएंगे। अगर कोई पहिया है, सड़क पर आप गाड़ी चला रहे हैं, वो भी फिसल जाएगा। कभी पट्टा चक्की चलते देखा है, तो वो पट्टा भी, उसमें राजन लगाया जाता है जिससे घर्षण आ जाए, चिपक के चले, तो ये सब गड़बड़ हो जाए। ये सभी काम घर्षण बल के कारण ही संभव हो पाते हैं। ठीक है। और घर्षण बल ना होने पर केले के छिलके तथा बरसात में चिकनी सड़क जो होती है, उसमें हम जो फिसलते हैं, वो घर्षण बल नहीं होता है, शून्य होता है घर्षण बल। इसी कारण से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण बल कार्य करता है, घर्षण बल कार्य करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कैसे करता है। वस्तु की विपरीत दिशा में या फिर वस्तु की दिशा में, मतलब जो वस्तु गति कर रही है, यहाँ पे गति की बात ही होगी। वस्तु की गति की विपरीत दिशा में या वस्तु की गति की दिशा में, वस्तु की गति के समानांतर या लंबवत। मैंने आपको अभी परिभाषा में बताया कि जो घर्षण बल है वो वस्तु की विपरीत दिशा में काम करता है। जो गति हो रही है वस्तु की, तो वस्तु की गति की विपरीत दिशा में ये कार्य करता है। जिधर अगर पूरब से पश्चिम जा रही है वस्तु, तो पश्चिम से पूरब लगेगा। अगर आप आगे जा रहे हैं तो पीछे को लगेगा, है ना। और इसी कारण से फिसलन को रोक लेता है, नहीं तो आप स्लिप कर जाए। तो हर नकारात्मक चीज आप ऐसा मत सोचिएगा कि वो नुकसानदायक ही होती है, उसके फायदे भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती हैं और कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा हो, तो उनका कुल संवेग अस्थाई होता है, अस्थाई रहता है। और यह कहलाता है, ये क्या कहलाता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत आपने सुना है। वो यही है कि अगर एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती है तो कोई बाह्य बल नहीं लग रहा होगा, तो उसका संवेग अस्थाई रहेगा। तो अस्थाई संवेग, ये कीवर्ड पकड़िए। तो ये होता है द थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ये ध्यान रखिएगा। और संवेग संरक्षण का सिद्धांत यही ऐसे परिभाषित ही किया जाता है कि कोई भी बाह्य बल नहीं लगे जब कोई दो वस्तु हो या दो से अधिक वस्तु हो जो एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करें, तो कोई बाह्य बल न लगे अगर उस पे, तो उनका संवेग जो है वो अस्थाई रहे, कोई परिवर्तन उसमें ना हो। किसी भी क्रिया के ठीक उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, और यह है न्यूटन के 3 नियम है गति के, है ना। तो न्यूटन के जो 3 नियम है, उन तीनों नियमों में कौन सा नियम है? तो किसी भी क्रिया के ठीक विपरीत परंतु उसके बराबर प्रतिक्रिया होती है, विपरीत दिशा में होती है, बराबर होती है। ये न्यूटन ने अपने गति के तृतीय नियम में बताया था, है ना। ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। जैसे किसी बॉल को अगर हम फेंकते हैं, इसका उदाहरण भी मैं आपको समझा दूं कि अगर किसी बॉल को हम फर्श पर मारते हैं, तो ये क्या होता है, बॉल ऊपर की तरफ उछलती है। ऐसा होता है ना, क्योंकि हमने नीचे मारा था, तो उसकी विपरीत, उसके बराबर ही विपरीत क्रिया हुई। तो जितनी ताकत से हम नीचे को मारेंगे उतनी ताकत से ऊपर को हो जाएगी, है ना। तो फर्श पर जो हमने लगाया जोर, जो बल लगाया, बॉल फर्श से टकराई, तो उसके बाद में फर्श ने उस पर लगाया, है ना। फर्श भी उसमें बॉल पे उतना बल लगा रहा है और ये उछाल दे रहा है। अगला जो प्रश्न है, देखिए, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के आनुपातिक होता है और उसी दिशा में होता है जिसमें बल कार्य करता है। पहला स्टेटमेंट। न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है वो यही कहता है, यही परिभाषा ही लिखी है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए बल के अनुपातिक होती है और ये उसी दिशा में होती है जिसमें बल कार्य करता है। संवेग परिवर्तन की दर है, संवेग परिवर्तन उतना ही होगा, उसकी दर उतनी होगी जितना बल लगाया जाएगा। ठीक है।
और ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम केवल बल से संबंधित है। अब अगर संवेग की बात हो रही है तो केवल बल से तो संबंधित नहीं होगा, पहले भी हमने आपको इसके बारे में बात की है, बताया है। तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये बल और त्वरण दोनों से संबंधित, क्योंकि परिवर्तन की दर की बात हो रही है, एक्सिलरेशन की बात इसमें आ जाएगी, तो बल से भी जरूर इसका रिलेशन होगा और त्वरण से भी, तो दूसरा जो स्टेटमेंट होगा ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से केवल ए इसका उत्तर हो जाएगा, है ना, केवल एक सही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और जैसे समान वेग से अगर पूछ लिया जाए न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार कौन कौन सी चीजों को आप व्याख्यायित कर सकते हैं, तो समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद, टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है, ये चीज। ऐसे ही क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते हैं, समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेते हैं जिससे चोट कम लगे। ये सारी चीजें आपने पढ़ रखा होगा, तो ये द्वितीय नियम ही है, ध्यान रखिए। ऐसे ही इसके और भी उदाहरण हैं, इनको आप पढ़िएगा, ऐसे ही कल डिस्कस किया था ना मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में किसी परिवर्तन का विरोध करती हैं और ये न्यूटन के किस नियम के अंतर्गत बताया गया है। न्यूटन के जैसे प्रथम नियम की आप बात करते हैं तो यही होता है कि वस्तु जिस अवस्था में है उसी में रहना चाहती है, गति की अवस्था में किसी परिवर्तन का विरोध करेगी। अगर वो मतलब स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए, और अगर वो गति अवस्था में तो ऐसे ही रहने जब तक उसमें बल लगा के, जैसे ब्रेक आप लगाते हैं, रोका ना जाए, तो वो भी एक बल ही तो है, विपरीत काम करता है, नेगेटिव है लेकिन बल ही तो है। तो वो न्यूटन का ये गति का प्रथम नियम है। अगला प्रश्न है, ठीक है, तो हाँ ये थोड़ा सा और जान लीजिए, यहाँ पे न्यूटन ने वर्ष 1687 की बात है, उनकी पुस्तक थी प्रिंसिपिया, उसमें वस्तुओं की गति को नियंत्रित करने वाले नियमों को स्थापित किया था, और इन नियमों से बल की यथार्थ परिभाषा मिलती है। 3 नियम इन्होंने दिए थे, प्रथम द्वितीय तृतीय, 3 नियमों के नाम से इनको जाना जाता है। और जो प्रथम नियम है इसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको कहा जाता है। और ये जो प्रथम नियम है, जड़त्व क्या है, यानी कि जिस स्थिति में वस्तु है वो उसी में रहना चाहती है, गतिवान है तो गति में, और अगर वो बिल्कुल स्थिर है तो स्थिर अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वृत्ताकार पथ पर समरूप गति करते हुए कण का द्रव्यमान गति v हो, समरूप गति करते हुए कण का द्रव्यमान यम हो, तो उस कण पर केंद्र की दिशा में लगने वाले अभिकेंद्र बल का मान क्या होगा। अभिकेंद्र बल यानी कि केंद्र की ओर लगने वाला, अभिकेंद्र केंद्र की ओर, अपकेंद्र यानी केंद्र से बाहर, तो ये ध्यान रखिएगा। तो एम वी स्क्वायर, ये जहां पर ऐसे लगा रहता है तो इसका मतलब स्क्वायर इसके बाद ऊपर लगा हुआ है, ये समझा करिए। तो एम बी स्क्वायर बटे आर, ऑनलाइन पेपर आप देंगे तो ऐसे आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन ऐसे ही लिखना संभव हो पाता है। तो एम बी स्क्वायर बटे आर इसको कहते हैं अब केंद्रीय बल का मान, यही होता है। और एम यहाँ पर द्रव्यमान होता है और वी वेग है, आर उसकी रेडियस है ना, क्योंकि अब केंद्रीय बल की आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये केंद्र की ओर लगेगा ना, तो बीच में ये गोला है, ये गोला इसको मानिएगा, तो ये केंद्र के बीच, केंद्र की ओर लगेगा ना, ये है तो ये केंद्र की ओर लगेगा, तो ये रेडियस आर की बात यहाँ हो रही है। अब केंद्रीय त्वरण का परिमाण परिमाण तो नियत रहता है, लेकिन इसकी दिशा जो होती है वो क्या होती है। जब कोई अपकेंद्रीय त्वरण की आप बात करेंगे तो परिमाण उसका नियत रहेगा, लेकिन इसकी जो दिशा है वो निरंतर बदलती रहती है। अब जैसे ये गोला है और केंद्रीय बल लग रहा है तो इसकी दिशा तो चेंज होती रहे ना, पहले इधर से लग रहा है फिर इधर से, फिर क्योंकि ऐसे ऐसे बस जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो जहां पर भी ये जिधर जाएगा दिशा उसकी चेंज है, तो निरंतर बदलती रहती है, इसके बारे में ये ध्यान रखिएगा। इसकी दिशा जो है वो निरंतर बदलती रहती है ना। और वही वी स्क्वायर बटे आर होती है, एम अगर द्रव्यमान ले तो एम वी स्क्वायर बटे आर, है ना, जो हमने बात अभी किया था त्वरण की। जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो उस कण की गति वृत्तीय गति कहलाती है। कोई डाउट, वृत्ताकार मार्ग में कर रहा है, बिल्कुल सही है। और किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण को केंद्र से मिलाने वाली रेखा टी 1 सेकंड में जितना कोण घूमती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। ये भी बात सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ऐसे ही इसको याद करिए, है ना, क्योंकि ये पूछा जाएगा। अगर आपको फिजिक्स आती है तो आपको याद ही होगा, पता होगा, नहीं आती है तो बहुत उसको यहाँ पे मतलब ड्राइव करने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल फार्मूला आप निकालें, डेरिवेशन करें, ऐसा कुछ नहीं। आप इसको पढ़ के समझ लीजिए, हल्का सा याद रखिए। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है ना। मुझे अच्छे नंबर फिजिक्स में हमेशा मिले हैं, मतलब 100% नंबर भी मिले हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। मुझे आती है लेकिन यहाँ पे मैं उसको एलेबरेट करना और फालतू का समझता हूँ, क्योंकि बहुत यहाँ पे हमको आपको फिजिक्स का कोई मास्टर नहीं बनाना है। तो वृत्तीय गति क्या होती है, कोणीय गति क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, तो ये सब आप जानते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, किसी गतिमान वस्तु के वेग में जो कमी आती है उसे क्या कहते हैं। जैसे बढ़ने को तो त्वरण कह देते हैं, लेकिन अगर कमी आ रही है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं त्वरण को, और इसको क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं, डिसलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको मंदन कहते हैं। अगर कोई वस्तु जैसे अपनी स्पीड में जा रही है और उस पर ब्रेक लगाएगा, धीरे धीरे रुक गई, ट्रेन जैसे रुकती है, गाड़ी रुकती है, तो ये मंदन के कारण ही संभव हो पाता है। डिसलरेशन ये मंदन कहलाता है। त्वरण किसे कहते हैं? तो त्वरण क्या होता है, परिभाषा कैसे आप इसकी देंगे? तो इसमें क्या होता है, समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, और वस्तु के वेग में वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। वृद्धि तो होगी, लेकिन त्वरण की परिभाषा है कि वस्तु के वेग में जो परिवर्तन की दर है, परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे आप गाड़ी एक्सेलरेट करते हैं तो धीरे धीरे परिवर्तन होता है आपकी स्पीड में, तो उसको जो परिवर्तन की दर है उसी को त्वरण कहते हैं, है ना। गति होता है जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो ये उसकी गति हो गई। लेकिन दोनों में अंतर समझिए, जो त्वरण होता है यानी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की जो दर है, किस दर से वो कर रही है। ठीक है, तो ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, ये ध्यान रखिएगा, या वी बराबर यू प्लस ए टी, ये दोनों फार्मूले एक ही हैं, जो इधर से उधर करके निकाल लिए गए हैं। बराबर के इधर उधर की चीजों को आप चेंज करेंगे, ये फार्मूला भी पूछा आपसे जाता है। किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो एक इकाई समय में की जा रही है और एक निश्चित दिशा में की जा रही है, तो किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय की जाती है उसको क्या कहेंगे? उसको दूरी नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा। दूरी तो यहाँ पे निश्चित दिशा भी बात आ रही है, तो इसको हम कहते हैं वेग। किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय की जाती है, निश्चित दिशा है और इकाई समय है, तो इसको हम वेग कह देते हैं। वेलोसिटी जो होती है वो यही होती है, इसकी परिभाषा यही है वेलोसिटी की, कि किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय की जाती है उसे वस्तु का वेग कहते हैं, है ना। मीटर प्रति सेकंड इसका, यानी कि कितने मीटर एक सेकंड में गया, तो ऐसा ही मात्रक ये हो गया। वेग धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। भाई शून्य वेग है, नहीं हो रहा है, नहीं कहीं निश्चित दिशा में दूरी तय की जा रही है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। क्या पहला सही है? पहला स्टेटमेंट क्या सही है? इसको चाल कहते हैं, बिल्कुल सही है। इकाई समय में तय की जा रही है, और चाल एक सदिश राशि है। चाल में कोई दिशा की जरूरत है कि नहीं? चाल में कोई दिशा की जरूरत नहीं है भाई, चाल है, अब वो किस दिशा में हो रही है कोई मतलब नहीं है, तो सदिश नहीं, ये अदिश राशि होती है। चाल जो होती है वो एक अदिश राशि होती है, तो ये ध्यान रखिएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे यदि कोई वस्तु 5 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि तो ये 200/5 यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो ये क्या है? उसकी चाल है, यानी कि आप कितना दूरी तय कर रहे हो, कितने समय में कर रहे हैं, सिंपल सा फार्मूला है। किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, जैसे मान लीजिए ये प्रारंभिक है और ये अंतिम है, और इसके बीच में आपने एक रेखा खींची, तो ये न्यूनतम दूरी है। अब यहाँ पर हम ऐसे भी आ सकते थे, है ना, ऐसे घूम के आ सकते थे, और भी कई रास्ते हो सकते थे, ऐसे करके ऐसे आ सकते थे, कहीं से भी घूम के ऐसे आ सकते थे। न्यूनतम दूरी जो होती है उस न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो जो हमारी दूरी है वो ऐसे भी हो सकती है कि इधर से हम गए हैं, लेकिन जो विस्थापन है वो एक न्यूनतम दूरी होती है। भाई मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए है यहाँ पर, और ये ऑब्जेक्ट ए यहाँ पर बी, ये मतलब ऑब्जेक्ट ए बिंदु है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट एक्स है और ये बी तक गया, तो न्यूनतम विस्थापन तो इतना ही हुआ ना। अब ये कैसे गया, कहाँ से गया, इससे नहीं मतलब है। जहां था, जहां से गया, उसके बीच को आपने बिंदु जो है बीच उनको मिला दिया और बीच की जो दूरी है उसको नापा, उसी को विस्थापन कहा जाता है। गति होती है क्या? सदैव निरपेक्ष, सदैव सापेक्षिक, कभी सापेक्ष नहीं, और इनमें से कोई नहीं। अब गति जो होती है वो हमेशा क्या होती है? सापेक्षिक होती है, रिलेटिव होती है ना, हमेशा सापेक्षिक होती है। जैसे आप ट्रेन में बैठे रहते हैं और अगर बगल से कोई ट्रेन निकलती है तो आपको लगता है आपकी ट्रेन जा रही है। ऐसे मान लीजिए कि आप धीमे चल रहे हैं, कोई तेज से बगल से ऑब्जेक्ट कोई भी निकला, तो आपको पता चल जाएगा कि आपसे तेज गति है। तो ये सापेक्षिक होती है। अगर आप बिल्कुल खड़े हैं तो धीमी चलती हुई बस तेज लगेगी, अगर आप चल रहे हैं तेज चलती हुई बस धीमी लगेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगला प्रश्न, भौतिक विज्ञान में यांत्रिकी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? इतनी देर से हम अध्ययन ही कर रहे हैं, तो क्या अध्ययन करते हैं? तो यांत्रिकी में हम करते ये हैं कि पिंडों और पिंडों पर पड़ने वाले बल के प्रभाव का और पिंडों पर लगने वाले बल से उत्पन्न गति का, यानी कि जो पिंड है, पिंड पर कोई बल लगाया गया, इसका अध्ययन करेंगे, और जैसे बल लगा तो उस पर क्या गति उत्पन्न हो रही है, माइनस प्लस में जो भी है, नकारात्मक भी सकारात्मक भी, अगर चल रहा है तो रोका भी जा सकता है, अगर रुका हुआ है तो चलाया भी जा सकता है,
तो इन दोनों का मतलब ए बी यहाँ पे होना चाहिए, दोनों यहाँ पर सही है, पहला दूसरा ये दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन क्या होता है? पहला है कि बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर की पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। सबसे पहले तो आप ये तय कर लीजिए कि इन दोनों एक दो में से कोई एक ही सही है, तीन चार में से कोई एक ही सही है। अब 4 पहियों वाला कोई वाहन है, वृत्ताकार पथ है, उस पर तीव्र गति से ये जा रहा है, तो ये जब पलटेगा तो अंदर के पहियों पर उल्टेगा, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, और बाहर की तरफ फिसलेगा। अंदर का ऐसे गोल गोल ऐसे घूम रहा है अगर, तो अंदर की तरफ, बाहर की तरफ फिसलेगा और अंदर की पहियों पर उल्टेगा, ये ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन इतना जानने की जरूरत नहीं है। अगला जो प्रश्न है, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुख्य पृष्ठ, सबसे पहले ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, बाद में कई बार अलग अलग जगहों पे रिपीट किया गया। तो तेल का जो पृष्ठ होगा ये क्या होगा, ये तेल का पृष्ठ परवलयी वक्र का आकार ले लेगा, है ना, परवलय जैसे होता है ना, तो परवलयी वक्र का आकार ये ले लेगा और तेल का पृष्ठ जो होगा वो ऐसे हो जाएगा। और कारण इसका क्या होगा, इसका कारण ये होगा कि समतल सड़क पर समान त्वरण से गति होगी, तो टैंकर में जो उपस्थित तेल है इसका मुक्त पृष्ठ जो होगा तनाव के कारण परवलयी वक्र ग्रहण कर लेगा। कथन कारण में पूछा जाए तो ये जो तेल का मुक्त पृष्ठ होता है वो समतल सड़क पर समान त्वरण की गति के कारण ऐसा कर लेता है, तो ये जो मुक्त पृष्ठ तनाव है, मुक्त पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा हो पाता है। प्रक्षालन मशीन का कार्य किस प्रणाली पर मतलब होता है या इसका सिद्धांत क्या है, ये आपको बताना है। तो जो प्रक्षालन मशीन है या वॉशिंग मशीन जिसको आप कहते हैं, वॉशिंग मशीन जो है ये अपकेंद्रीकरण पर काम करती है ना, सेंट्रीफ्यूज यानी कि बाहर की ओर अपकेंद्रीकरण पर, तभी मैल निकाल पाती है। वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अपकेंद्रीय बल के बराबर होता है परंतु जिसकी दिशा अपकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। अपकेंद्रीय बल अंदर की तरफ लगता है लेकिन ये जो है ये बाहर की तरफ लगता है, केंद्र से बाहर की तरफ, तो अपकेंद्रीय बल इसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। कपड़ा साफ करने की मशीन हो चाहे दूध से मक्खन निकालने की मशीन हो, ये सब अपकेंद्रीय बल पर, जिससे कुछ निकलेगा, जैसे आप मत उसको मथ रहे हैं दही को तो उसमें मक्खन निकल रहा है, थोड़ी देर आपने मथानी चलाई, बार बार घुमाया तो उसमें क्या व्हाइट व्हाइट मक्खन जो है वो बाहर आ गया, निकल आया। ऐसे आपने कपड़े को उसमें घुमाया मशीन में तो उसकी जितनी मैल थी वो निकल के बाहर आ गई। तो ऐसा जो भी कार्य होगा इस तरीके का वो अवकेंद्रीय बल हमेशा टिक कीजिएगा। ठीक है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है और तो तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप बताइए, बड़ी समस्या है। गहरी सांस अगर अंदर लेगा कि तो तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप बताइए, व्यक्ति गहरी सांस लेगा या शेष सांस बाहर छोड़ेगा तो दोनों ही परिस्थितियों में तराजू की रीडिंग घटेगी। क्या होगा, तराजू की जो रीडिंग है वो दोनों परिस्थितियों में घट जाएगी। अब ये जो प्रश्न है कई लोग इसमें कहेंगे कि इसमें सांस लेने छोड़ने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो गहरी सांस जब अंदर लेगा तो उसके पहले सांस छोड़ेगा और इन दोनों परिस्थितियों चाहे वो गहरी सांस अंदर ले, इनहेल करे चाहे एक्सहेल करे, तो एक्सहेल करेगा या इनहेल करेगा, दोनों परिस्थितियों में तराजू की रीडिंग घटेगी, यानी कि तराजू जो होगा वो व्यक्ति का वजन जो है वो कम दर्शाएगा। अब इतना संवेदनशील तराजू भी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों परिस्थितियों में माना जाता है घटेगी। बाकी अगर आपको कोई डाउट होगा तो ग्रुप में आप आइएगा, डिस्कस कीजिएगा इसको प्रमाण के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न जो करंट अफेयर का है, किस राज्य ने घड़ियालों को बचाने और वन्यजीव कर्मियों को सूचित करने के लिए 1000 रुपए के नगद इनाम की घोषणा की है? सिंपल सा ये प्रश्न है, ये उड़ीसा राज्य ने की है। और घड़ियाल गंभीर रूप से लुप्तप्राय मगरमच्छ प्रजाति है, इनको बचाने के लिए किया जा रहा है। वन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 से ये सूचीबद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में घोर संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में ये शामिल है और खारे पानी में पाए जाने वाले मगरमच्छों और मगरों की तुलना में आनुवंशिक रूप से ये कमजोर भी होता है। अगला प्रश्न है, पक्के टाइगर रिजर्व के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। पक्के टाइगर रिजर्व पाखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। पक्के टाइगर रिजर्व के पूर्व में पक्के नदी बहती है, इसी कारण से इसका नाम पड़ा, सही है। पक्के टाइगर रिजर्व पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पक्के जो टाइगर रिजर्व है ये है कहाँ, ये है अरुणाचल प्रदेश में, है ना। पक्के केसांग जिला वहां पे पड़ता है, तो पक्का केसांग जिला जो है
वहां पर ये पाया जाता है। हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम के लिए अभी इसको संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण की श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2016 इसको प्रदान किया गया था, 2016 में, है ना। और पक्के टाइगर रिजर्व के पश्चिमोत्तर में भरेली या कामेंग नदी और पूर्व में पक्के नदी बहती है, तो पक्के नदी के कारण ही इसका नाम ऐसा पड़ा है। और जैव विविधता हॉटस्पॉट में जाना ही जाता है। वर्ष 2020 में अपनी बेटी के साथ पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध पर्यावरणविद जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनकी बेटी और इनको साथ में ये पुरस्कार मिला था, पद्मश्री से सम्मानित हुए थे। तो ये प्रोफेसर राधा मोहन का अभी निधन हुआ है और 2020 में इनको पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। और राधा मोहन अभी 18 साल के थे, प्रोफेसर राधा मोहन, और उड़ीसा के पूर्व सूचना आयुक्त और संस्थान के सेवानिवृत्त प्रोफेसर थे। उनकी बेटी इन दोनों को जैविक तकनीकों का उपयोग करके बंजर भूमि में एक टुकड़े को दुर्लभ उपज वाले एक विशाल जंगल के रूप में बदलने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है। और उनकी बेटी का नाम है साबरमती। तो साबरमती के साथ इनको 2020 में ये पुरस्कार दिया गया था। 1990 की बात है, संभव नामक एक सामाजिक संगठन इन्होंने स्थापित किया था इसी क्षेत्र में काम करने के लिए, यानी जैविक और प्राकृतिक खेती के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए एनविजन नामक अपने प्रोब की घोषणा की है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने की है, और एनविजन जब भी पूछा जाएगा तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह के लिए इसको किया गया है, वीनस के लिए। ठीक है। और ये वीनस के ऊपर चक्कर लगाएगा, उसका होलिस्टिक व्यू लेगा। शुक्र और पृथ्वी इतने अलग अलग विकसित हुए, कैसे और क्यों ऐसा हुआ, इसका भी पता लगाएगा। नासा का दा विंसी और वेरिटॉस मिशन शुक्र ग्रह के वातावरण में मतलब ये प्रवेश करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो ईएसए है, स्पेस एजेंसी, जो यूरोप की 2030 तक अपने प्रोब को ये लॉन्च करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सब चीजें हैं ही, आपके पास पीडीएफ मिल ही जाता है, पढ़िएगा। भारत के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट, मेडिकल शोधकर्ता और शिक्षाविद जिनका हाल ही में निधन हो गया, सब कुछ देखिए, इतने योग्य लोग होते हैं। वैसे रोहित सरदाना जी भी गए हैं, लेकिन ये क्या थे, ये न्यूज एंकर थे, इनको आपको पता है, ये पत्रकार थे। बाकी ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है, डॉक्टर अशोक पनगड़िया के बारे में बात की जा रही है। ये न्यूरोलॉजिस्ट थे, मेडिकल शोधकर्ता थे, शिक्षाविद भी थे। इनका भी हाल में निधन हो गया है। और अशोक पनगड़िया जो है कोविड-19 जटिलताओं के कारण ही मरे हैं। और भारत के मतलब एक बड़े न्यूरोलॉजिस्टों में इनको माना जाता था, न्यूरोलॉजिस्ट। 1950 में जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ। और ये भारतीय रक्षा बलों के मानद न्यूरोलॉजिस्ट थे। दिशा नामक एनजीओ के चेयरमैन भी थे। तो इनका एनजीओ पूछा जाए तो इसका नाम था दिशा। किस ई कॉमर्स कंपनी ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ अभी साझेदारी की है? तो ये कौन सी कंपनी है? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, यानी कि इसकी डिलीवरी ये स्काई से करेंगे। तो ये अभी ये फ्लिपकार्ट ने ये समझौता किया है दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा आपूर्ति के लिए। स्काई का मतलब ये है कि ड्रोन के द्वारा डिलीवरी, जहां पे लोग ऐसे नहीं जा सकते तो ड्रोन से इसको भेज दिया जाएगा, जीपीएस के माध्यम से, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के माध्यम से एड्रेस डाला जाएगा और ये चला जाएगा। अमेरिका में पहले ही वॉलमार्ट ऐसा कर रही है ना। तो वॉलमार्ट की सहमति वाली फ्लिपकार्ट ड्रोन जो तैयार करेगी और टीकों व चिकित्सा आपूर्ति डिलीवरी को सक्षम बनाएगी, जहां पे टीकों के नहीं भेजे जा सकते ऐसे, तो इससे ये भेज देगी। वॉलमार्ट पहले ही इसका प्रयोग कर रही है, अमेजॉन भी अमेरिका वगैरह में प्रयोग कर रही है। यहाँ पे तो ड्रोन अभी तकनीकी समस्याओं के कारण नहीं चल पा रहे हैं, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बुनियादी चीजों की दिक्कतें हैं, इस कारण से नहीं चल पा रहे, क्योंकि थोड़ा साफ होना चाहिए ना कुछ ऊंचाई पे क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मनाया जाता है। और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2021 की जो थीम है वो क्या है, ये आपको याद करना है, बिल्कुल याद रखना है। इसमें दिया है चाइल्ड लेबर, तो चाइल्ड लेबर ये थीम नहीं है 2021 की, केवल एक यहाँ पर सही हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। इस बार की जो थीम है उसको हम देख लेते हैं। इस बार की जो थीम है, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, केवल चाइल्ड लेबर नहीं, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, ये इसकी थीम है। 12 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है ये, कंफ्यूज मत होइएगा। और श्रम कार्यों में शामिल 10 में से 9 बच्चे एशिया, अफ्रीका और प्रशांत क्षेत्र से आते हैं, यानी कि यूरोप और जो अमेरिकन कंट्रीज हैं, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, रसिया, ये सब पूरे जो एरियाज हैं वहाँ पे थोड़ा सा ठीक है स्थिति। जो स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज है वहाँ पे तो और अच्छी स्थिति है। एशिया जो हमारे क्षेत्र है पूरा, और अफ्रीकी जो क्षेत्र है, ये सब थोड़े से खराब स्थिति में है।
हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुराने पेड़ों की रक्षा के लिए एक कार्य योजना शुरू की है? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वहाँ के, उन्होंने अभी 50 वर्ष और उससे अधिक पुराने जो पेड़ हैं उनकी रक्षा के लिए एक कैबिनेट के द्वारा मंजूरी पेश की है। और ये वृक्ष संरक्षण अधिनियम था वहाँ का, महाराष्ट्र का 1975 का, उसमें संशोधन करते हुए हरित आवरण की सुरक्षा में मदद करने और विरासत पेड़ों की रक्षा के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करने का काम ये कर रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप डेली 30 से लाभान्वित हो रहे हैं तो लोगों तक इसको पहुंचाइए। आप अपने परिवार को बढ़ाइए, मतलब डेली 30 फैमिली को। और जो लोग नए इसको देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर वो इसका पीडीएफ चाहते हैं, डेली इसका टेस्ट देना चाहते हैं, वीकली पूरा एक टेस्ट देना चाहते हैं जिसमें हम रैंक भी घोषित करते हैं, वैसे भी रोज की रैंक रोज भी मिलती है, और डिस्कशन आप करना चाहते हैं, ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, तो इसका 99 रुपीज़ का केवल सब्सक्रिप्शन है। उसको आप IES प्रेप अकेडमी ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2022-23 के कार्यकाल के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं। बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कौन कौन चुने गए हैं। इसमें जो चुने गए हैं वह अल्बानिया, ब्राजील, गैबन, और साथ में है घाना, संयुक्त अरब अमीरात, है ना। तो अल्बानिया, ब्राजील, गैबन, घाना, संयुक्त अरब अमीरात, ये 2022-23 के लिए सुरक्षा परिषद में गैर अस्थायी सदस्य। सुरक्षा परिषद के बारे में हमने बात की थी। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। ऐसा होता है? तो नहीं, सुरक्षा परिषद की बात मैं कर रहा हूँ। यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों के लिए जो चुनाव होता है, बिल्कुल सही है, इसमें क्या गलत है? बिल्कुल सही मैं बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइए। गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए यूएनजीए में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 5 देशों को 2 साल के लिए 2 साल के कार्यकाल के लिए गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना जाता है। 15 सदस्यीय परिषद के लिए इनको फिर चुन लिया जाता है, 5 इसमें अस्थायी और 10 अस्थायी, यही तो सदस्य होते हैं। तो 1 जनवरी 2022 से ये काम करना चालू कर देंगे जो देश हैं, अल्बानिया, ब्राजील, गैबन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। तो 5 सदस्य, 10 में से 5 जो 2 साल पे चुने जाते हैं, तो इनको चुन लिया गया है अस्थायी सदस्यों के रूप में, ठीक है। और ये जो है, बस और ये चीजें पढ़ लीजिएगा, कुछ है नहीं। अंतिम प्रश्न है, द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक भारत की गरीबी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, ये लंदन बेस्ड एक वैश्विक थिंक टैंक है, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा की गई है। और इसमें बताया गया है कि गरीबी दर में 3.5% की वृद्धि हो जाएगी भारत में 2040 तक, यानी कि गरीबी यहाँ बढ़ने वाली है, हम लोग गरीब होने वाले हैं, ऐसा ये कह रहा है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। लंदन का ये थिंक टैंक है, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, उसने ये रिपोर्ट जारी की है। और 2100 तक जलवायु परिवर्तन के कारण भारत को लगभग 3 से 10% जीडीपी का नुकसान होगा, ऐसा भी ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये सब ऐसे ही बोलते रहते हैं। भारत अपने गति से आगे बढ़ रहा है, बस थोड़ा सा सरकार एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दे, थोड़ा सा अच्छे से युवाओं को डील करे, तो भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच। कल आप लोगों का टेस्ट है, 9:30 बजे रात में ही टेस्ट होगा। पेपर जितना अभी तक पढ़ा गया इस हफ्ते, इसके पिछले हफ्ते, तो अब पेपर बनाने की कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं में से पेपर बनेगा। 75 क्वेश्चन करंट और जीएस ये सब मिला के आपसे पूछे जाएंगे, तैयार रहिएगा अच्छे से, ठीक है ना, बढ़िया से टेस्ट दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।